हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी कॉमर्स एग्जामिनेशन जो कि आप लोगों का 2022 या फिर 23 में हो सकता है, उसके लिए हम लोग अपने चैनल पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किया था और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर है 14। मैंने 13 क्वेश्चन तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और मैंने उसका प्लेलिस्ट भी एक बना दिया है, तो आप वहां से भी सारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयगत व्ययों का आशय क्या है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लाभ बढ़ते हुए किए गए व्यय, या फिर संपत्तियों के सुधार पर किए गए व्यय, या फिर व्यवसाय के संचालन एवं लाभार्जन क्षमता बनाए रखने हेतु किए गए व्यय, या फिर अल्पकालीन उद्देश्यों के व्यय। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शन दिया है और आप लोगों को इसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए आयगत व्यय क्या होता है कि जब किसी भी बिजनेस में जो खर्चे होते हैं वह दिन प्रतिदिन के उनके व्यवसाय के रूटीन से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आयगत व्यय और इसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, और मैंने पिछले वाला क्लास में आप लोगों के साथ डिटेल में बताया था कि आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए संपत्तियों के सुधार पर किए गए व्यय, तो यह तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद लाभ बढ़ाते हेतु किए गए व्यय, लाभ बढ़ाते नहीं, यहाँ बढ़ाने होगा। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, लाभ बढ़ाने हेतु किए गए व्यय, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि व्यवसाय के संचालन एवं लाभार्जन क्षमता बनाए रखने हेतु किए गए व्यय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय यदि आयगत मान लिए जाएं तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। यदि मान लीजिए कि पूंजीगत व्यय है और उसको हम लोग आयगत मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ कम होंगे या फिर लाभ बढ़ेंगे या गुप्त संचय होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम पूंजीगत व्यय को आयगत मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गुप्त संचय होगा। ठीक है, एक तरह से यह रिजर्व होगा। ठीक है, क्योंकि पूंजीगत व्यय कहीं ना कहीं अस्थायी संपत्तियों पे खर्चे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के व्यय को अगर हम आयगत मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि गुप्त संचय बढ़ेगा व्यवसाय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कौन से संस्था के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर है, अब देखिए लेखांकन मानक बोर्ड को जिसे हम लोग बोलते हैं एएस, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इस बोर्ड की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी। तो भारत सरकार के ऑडिट जनरल द्वारा, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, या फिर ICWA संस्थान द्वारा, या कंपनी अधिनियम द्वारा। तो देखिए जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी स्थापना चार्टेड अकाउंटिंग संस्थान है उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह जो लेखांकन मानक बोर्ड है यह लेखांकन से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं वह बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि लेखांकन मानक के अनुसार माल भंडारण में सम्मिलित है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा लेखा मानक है उसके अनुसार जो माल का भंडारण होता है, यानी कि जो वेयर हाउस होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है। ठीक है, यानी कि माल भंडार मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि जैसे गुड्स का भंडारण किया जाता है, यानी ऐसे एक वेयर हाउस बना दिया जाता है जहाँ पे की गुड्स रखे जाते हैं। तो उसमें क्या सम्मिलित होता है वेयर हाउस में, बिक्री हेतु रखा गया माल, या उत्पादन हेतु सेवा एवं अनुरक्षण उपभोग, या ऐसी मूर्त संपत्ति जो उत्पादन प्रक्रिया में हो, या इनमें से सभी। तो देखिए जो वेयर हाउस होता है उसमें हम लोग बिक्री हेतु माल भी रखते हैं, उत्पादन हेतु सेवा एवं अनुरक्षण उपभोग भी रखते हैं, और मूर्त संपत्ति भी रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वह लेखा मानक 3 का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वह लेखा मानक 3 के अनुसार बनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है
इसका उद्देश्य होता है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ भी आप लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक किसके अनुसार बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी संपत्तियों में पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि को किस खाते में लिखा जाता है। तो देखिए, अस्थायी संपत्तियों में अगर वृद्धि होती है तो इसे हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कौन से पक्ष में दिखाते हैं, तो हम लोग इसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। देखिए, अब चलिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण किया जाता है और उस पार्टनरशिप फॉर्म में यदि कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं या फॉर्म को छोड़कर जा रहे हैं या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो इन सारे सिचुएशन में क्या होता है कि फॉर्म का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसका कॉलम कुछ इस तरह से होता है। इसका एक मिनट रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ देख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और इस साइड क्रेडिट लिखते हैं और इस साइड को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी अगर एसेट्स में, ठीक है, अगर एसेट्स में कमी हो रही है तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। यदि लायबिलिटीज साइड में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में। और यदि एसेट्स में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अगर लायबिलिटीज़ में कमी हो रही है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बात बोला जा रहा है कि जो भी एसेट्स है यानी जो भी फिक्स एसेट्स होता है अगर उसमें वृद्धि हो रहा है तो यह रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में दिखाया जाएगा, तो यह रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। चलिए, और हम बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन संचय खाते के डेबिट पक्ष में, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा डेबिट पक्ष में नहीं दिखाया जाता है। हाँ, अगर अस्थायी संपत्तियों में कमी होगी तो इसे हम लोग डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ बोला है वृद्धि तो इसे हम लोग क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। उसके बाद है ऑप्शन कि संपत्ति पुनर्स्थापन खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर संपत्ति पुनर्स्थापन संचय खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा MCQ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के MCQ को सोल्व करने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के MCQ लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।